हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर फ्रॉम इजी नोट्स। हम कर रहे थे क्लास 9 साइंस का चैप्टर 5 जो कि है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मैं पार्ट 1 ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। आज हम इसका पार्ट 2 करने वाले हैं। देखते हैं हम क्या क्या टॉपिक्स आज कवर करेंगे। तो आज हम कवर करने वाले हैं न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स में हम करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल्स। फिर हम करेंगे डिफरेंस एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल, और लास्ट में हम करेंगे सेल डिवीजन, जो कि बहुत ही थोड़ा सा टॉपिक है, बहुत ज्यादा डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है। तो सबसे पहले हम एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सेल के 3 बेसिक कंपोनेंट्स थे, जो कि थे न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है ये तो आप सबको अब अच्छे से पता होगा कि ये जो है इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कुछ ही सिलेक्टेड मटेरियल्स को अलाउ करती है कि वो सेल के बाहर आए या सेल के अंदर आए। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये सेल को शेप भी देती है और उसको स्ट्रेंथ भी देती है। तो अब हम इसके बाकी के दो बेसिक कंपोनेंट्स जो हैं उनको डिटेल स्टडी करेंगे, जो कि है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियस जो आप देख रहे हो ये होता है इसका सेंटर में, सेल के जो सेंटर में ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। अब हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब हमने सेल में तो देख लिया न्यूक्लियस कहाँ होता है, जो वो सर्कुलर सा पार्ट था वो हमारा न्यूक्लियस था, तो ये हमारा न्यूक्लियस है। उसके अंदर जो ये छोटा सा पार्ट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। अब ये जो न्यूक्लियस है इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल। क्यों बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल? क्योंकि सेल की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको न्यूक्लियस रेगुलेट करता है, और इस न्यूक्लियोलस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का ब्रेन होता है। ठीक है, अगर पूछा जाए ब्रेन ऑफ द सेल वो होगा न्यूक्लियस, और अगर पूछा जाए ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस तो वो है हमारा न्यूक्लियोलस। ठीक है। अब न्यूक्लियस जो होती है इसकी एक डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये डबल मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है इसके बीच बीच में ये पोर्स होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ये पोर्स हैं जिसको हम न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये क्या करते हैं? न्यूक्लियर पोर किस में हेल्प करते हैं? ये अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ मटेरियल फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटसाइड और फ्रॉम आउटसाइड टू द न्यूक्लियस। ठीक है, आउटसाइड में क्या है? न्यूक्लियस के बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। यानी कि साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में कुछ अंदर आ सके या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में कुछ बाहर जा सके, तो ये जो है ये न्यूक्लियर पोर उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जैसे हमने किया था सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ऐसे ही न्यूक्लियस के अंदर भी एक फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो है ये सारा फ्लूइड है न्यूक्लियस के अंदर, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब जैसे आप देख रहे हो ये अंदर जो है ये दो तरह की चीजें हैं इसमें, एक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और एक ये न्यूक्लियोलस है। यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म में हमारे दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिन, और एक दूसरा है न्यूक्लियोलस। तो यानी न्यूक्लियोप्लाज्म के दो चीजें हो गई, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। अब क्रोमेटिन की किस चीज का बना होता है? वो बना होता है डीएनए और प्रोटीन का, जबकि जो न्यूक्लियोलस बना होता है आरएनए और प्रोटीन का। अब डीएनए और आरएनए क्या है, इनकी फुल फॉर्म्स क्या है वो भी आपने लर्न करनी है। डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए जो होता है वो होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें से डीऑक्सी हट जाता है, ये सिर्फ बच जाता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब जैसा हमने अभी डिस्कस किया कि जो न्यूक्लियोलस है वो क्या होता है? ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस होता है और उसमें आरएनए और प्रोटीन होता है। अब आरएनए जो होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स।
ठीक है, जैसे इसके नाम से ही लग रहा है राइबो न्यूक्लिक एसिड। जो आरएनए होता है वो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स को हम बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। क्यों बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री? क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन द सेल। तो अगर जहां भी राइबोसोम्स होंगे वहां पर वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन में होता है डीएनए और प्रोटीन। डीएनए जो होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो जब भी सेल हमारा डिवाइड करने लगता है तो जो ये क्रोमेटिन होगा, क्रोमेटिन मटेरियल, ये ऑर्गेनाइज्ड होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? क्रोमोसोम्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्या परफॉर्म करता है? सेल डिवीजन। उसके बाद जो होता है सेल डिवाइड हो जाता है। अब क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? जैसे कभी कोई सेल डिवाइड करता है उसके बाद मदर से डॉटर सेल्स बनते हैं। हम जैसे कोई बच्चा बेबी होता है तो हम बोलते हैं कि ये जो फीचर्स हैं बेबी में ये मदर से आए हैं, उसकी आईज उसकी मदर पर हैं, उसका फेस कट उसके फादर पर है। तो जो इनहेरिटेंस आता है फीचर्स का फ्रॉम पेरेंट टू नेक्स्ट जनरेशन, उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर होती है? क्रोमोसोम्स के अंदर होती है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। और डीएनए के जो सेगमेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं जीन्स। क्या बोलते हैं? डीएनए के सेगमेंट्स को हम जीन्स बोलते हैं। तो ये 1 मार्कर क्वेश्चन है कि फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम जीन्स कहते हैं। अब हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में तो पढ़ लिया कि उसमें क्या क्या होता है। अब हम देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या हैं, न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या होते हैं। अब है फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या क्या काम करता है? अभी हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस क्या क्या करता है। सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन ऑफ द सेल है, तो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी वो न्यूक्लियस करेगा। दूसरा, ये सेलुलर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। रिप्रोडक्शन मतलब कि सेल जब डिवाइड हो रहा है और 2 नए डॉटर सेल्स बना रहा है, तो वहां पर इसका एक बहुत बड़ा रोल है। और क्या करता है ये? क्योंकि इसके अंदर आरएनए और प्रोटीन होता है, हमें भी पढ़ा न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए और प्रोटीन होता है, तो आरएनए किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। और क्या रोल है इसका? और इट ऑल्सो हेल्प्स इन डिटरमिनिंग द वे द सेल विल डेवलप, कि सेल किस तरह से डेवलप करेगा ये उस तरीके को भी डिटरमिन करता है बाय डायरेक्टिंग द केमिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब जैसे हमने प्रोकैरियोटिक सेल में किया था कि उनमें जो होता है न्यूक्लियस होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होता, तो वहां पर जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो ऐसे ही फैला होता है, और उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो वो इस तरह से होता है। तो प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, तो वहां पर क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। ये हम पहले भी लास्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल में कर चुके हैं। न्यूक्लियस हमारा इतना ही था। अब हमारा थर्ड कंपोनेंट क्या है सेल का? वो है हमारा साइटोप्लाज्म। अब हम उसको पढ़ने वाले हैं डिटेल। साइटोप्लाज्म क्या था? जो कि फ्लूइड प्रेजेंट था। सेल के अंदर जो भी फ्लूइड होगा उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये था सेल, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियस जो हम कर चुके हैं, और जो फ्लूइड प्रेजेंट है वो है हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट विद इन द सेल। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये बहुत सारे जो हमें छोटी छोटी इमेजेस दिख रही हैं ये है हमारी सेल ऑर्गेनेल्स। तो ये जो प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, ये बहुत सारी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं जिनका अपना एक कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। हर एक ऑर्गेनेल का कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, ये तो आ गया होगा समझ। अब इसके फंक्शन क्या है? साइटोप्लाज्म का क्या रोल है सेल के अंदर? सबसे पहला रोल, क्योंकि इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स हैं बहुत सारी, तो ये उनको सपोर्ट करके रखता है सेल ऑर्गेनेल्स को। दूसरा, जितनी भी सेलुलर रिएक्शन होंगी सेल के अंदर, ये उसके लिए एक मीडियम प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमें एक मीडियम की जरूरत है, किसी एक लिक्विड मीडियम की, एक्वस मीडियम की जरूरत है, तो वो जो है वो साइटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या करता है? ये जितने भी हॉर्मोन्स होंगे सेल के अंदर उनकी मूवमेंट को अलाउ करता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या होगा? इट डिसॉल्व्स सेलुलर वेस्ट। तो जितना भी सेल के अंदर वेस्ट बन रहा होगा ये उसको भी डिसॉल्व करता है।
और ये ऑर्गेनेल्स के अंदर जो जो चीजें बन रही हैं उसको भी ये एक्सचेंज में हेल्प करता है कि एक ऑर्गेनेल से जब किसी दूसरी ऑर्गेनेल पे कोई चीज पहुंचानी है तो उसका काम कौन करेगा, वो भी साइटोप्लाज्म करेगा। इट हेल्प्स, वो हेल्प करता है उसको, क्योंकि एक मीडियम की तरह काम कर रहा है, तो मीडियम की तरह काम कर रहा है तो इजीली वो फ्लो कर सकती हैं चीजें। तो इट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सेल ऑर्गेनेल्स। यहाँ तक हमारे जो सेल के तीनों कंपोनेंट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। हमने तीनों को ही अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिया है। अब हमारी नेक्स्ट आती हैं सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि इन ऑर्गेनेल्स की कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स होती हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं, अब हम उनको डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले सेल ऑर्गेनेल्स होती क्या हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स क्या होती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं हम उनको सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। और इन सेल ऑर्गेनेल्स का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है जिसकी वजह से सेल अपना सारे काम कर पाता है। और ये ऑर्गेनेल्स कहाँ होती हैं, दे आर सस्पेंडेड इन दी साइटोप्लाज्म। ठीक है। अब जैसे सेल की सेलुलर मेम्ब्रेन होती है वैसे ही सेल ऑर्गेनेल्स की अपनी मेम्ब्रेन होती है जो उसको बाकी चीजों से अलग करती है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं कि हम कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स आगे कवर करने वाले हैं, किन किन को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर है हमारे गोल्गी अपरेटस, फिर है लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स और वैक्यूल्स। ठीक है, अब हम इन सबको डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहला है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे ट्यूब्स और शीट्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, इनका स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारे दो तरह के हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोनों में डिफरेंस क्या है, रफ में अगर आप देखो इसमें छोटे छोटे रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये रेड डॉट्स क्या हैं, ये है राइबोसोम्स, तो जिसकी वजह से इसका जो सरफेस होता है वो रफ होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ वाले में ये राइबोसोम्स नहीं होते, राइबोसोम्स इस पर प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इसका सरफेस स्मूथ होता है और हम इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये आपके न्यूक्लियस के बहुत पास होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से भी ये कनेक्टेड होते हैं। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये टुवर्ड्स दी साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म की तरफ फैला होता है। तो हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमसे अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब दो तीन तो आपको खुद समझ में आ गए होंगे। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स होते हैं, स्मूथ में राइबोसोम्स नहीं होते। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो राइबोसोम्स होते हैं उनको हम प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, बिकॉज दे हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज राइबोसोम्स। जबकि स्मूथ में तो राइबोसोम्स होते नहीं, तो वहां पर कोई प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता, वहां पर किसका सिंथेसिस होता है, फैट्स और लिपिड्स का सिंथेसिस होता है। स्मूथ में किसका सिंथेसिस होता है, फैट्स और लिपिड्स का। और नेक्स्ट क्या था, इट इज प्रेजेंट नियर द न्यूक्लियस। ठीक है, और इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। जो स्मूथ है वो साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि जो रफ है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो इसीलिए वो किसका ट्रांसपोर्ट करेगा, इट ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स वाया वेसिकल्स। जबकि स्मूथ क्या करेगा, इट ट्रांसपोर्ट लिपिड्स एंड स्टीरॉयड हार्मोन, क्योंकि वहां पर तो वही सिंथेसाइज होता है लिपिड्स और स्टीरॉयड, तो इसीलिए ये उसी का ट्रांसपोर्ट करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका कोई रोल नहीं होता डिटॉक्सिफिकेशन में, यानी रफ ईआर का, आरईआर का डिटॉक्सिफिकेशन में कोई रोल नहीं होता, जबकि स्मूथ ईआर का डिटॉक्सिफिकेशन में एक बहुत ही
बड़ा रोल है जो कि लीवर सेल्स में होता है, क्योंकि अब ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है इन लीवर सेल्स का। तो इसीलिए जो स्मूथ ईआर होते हैं ये हमें कहाँ मिलते हैं? दे आर कॉमन इन लीवर सेल्स। जबकि आरईआर हमें कहाँ मिलते हैं? सिक्रीटरी सेल्स में। क्यों? क्योंकि वहां पर वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस करते हैं। सिक्रीटरी सेल्स में क्या होता है? प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है, इसीलिए ये हमें सिक्रीटरी सेल्स में मिलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बेसिक डिफरेंस था आरईआर का और एसईआर का। इसको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अब कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी देख लेते हैं ताकि ये टॉपिक और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। अब जैसे हमने किया, जो स्मूथ ईआर है वहां पर क्या बनता है? लिपिड्स और फैट्स। और हमारे आरईआर है उस पे बनते हैं प्रोटीन्स। अब ये बन गए तो इनका क्या फंक्शन है? तो जो ये ईआर पर ये दोनों चीजें बनती हैं, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये यूज होती हैं फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कभी ये 1 मार्कर में ये भी पूछा जाता है, डिफाइन द टर्म मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो क्या है ये प्रोसेस? तो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स सिंथेसाइज्ड ऑन ईआर आर यूज्ड फॉर मेकिंग सेल मेम्ब्रेन, और इसी सिंथेसिस को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब और क्या काम है प्रोटीन्स और लिपिड्स का? सेल मेम्ब्रेन हो गया एक तो बनाना, और क्या काम है? और दूसरा काम है, प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे एंजाइम्स की तरह भी काम करते हैं, और प्रोटीन्स और लिपिड्स जो दोनों ही हमारे हॉर्मोन्स की तरह भी काम करते हैं। तो ये जो है ये हमारे प्रोटीन्स और लिपिड्स के रोल हैं। प्रोटीन्स और लिपिड्स बन तो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, अब उनका रोल क्या है, वो क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ईआर। ये तो हमने बहुत सारा कर लिया। अब पहला तो हमने यही किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो है, आरईआर और एसईआर। आरईआर में हो गया प्रोटीन सिंथेसिस, सबसे पहला पॉइंट हम यही लिख देंगे कि इट मेक्स एंड स्टोर्स प्रोटीन्स। दूसरे है एसईआर जहां पर लिपिड्स और फैट्स बनता है, तो दूसरा हम ये लिख देंगे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टीरॉइड्स। अब ये जब बन जाती हैं चीजें तो उसका ट्रांसपोर्टेशन में भी होगा। तो अगला क्या फंक्शन है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ साइटोप्लाज्म एंड आल्सो बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, उसमें भी हेल्प करता है। अब अगर हमें प्रोटीन बन गया और अभी हमने उसको कहीं पर ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, तो उसके फोल्डिंग होगी, फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम्स ऑन आरईआर। आरईआर पर जो राइबोसोम्स थे उन्हें उन्होंने प्रोटीन्स बनाया, अब उसकी जो फोल्डिंग है उसका काम भी कौन कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एसईआर का हमने ये फंक्शन किया था कि वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, तो ये भी एक अगला उसका फंक्शन है। इट डिटॉक्सिफाई पॉइजन एंड ड्रग्स पर्टिकुलरली इन लीवर सेल्स। और जो लास्ट इसका फंक्शन है वो है इट सर्व्स एज अ मेजर कैल्शियम स्टोरेज ऑर्गेनल, यानी कि कैल्शियम का जो स्टोरेज होता है वो भी इसी ऑर्गेनल में होता है। तो देखा आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने सारे फंक्शंस हैं। तो ऐसे ही और भी ऑर्गेनल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ तक अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। एंडोप्लाज्मिक पे अब बन रहा है प्रोटीन, लिपिड्स और फैट्स। अब उनको पैकेज करना है और दूसरी जगह भेजना है, तो उस वो काम कौन करेगा? वो हमारी करेगी नेक्स्ट ऑर्गेनेल जो कि है हमारी गोल्गी एपरेटस। अब सेल के अंदर गोल्गी अपरेटस कहाँ है? तो ये जो हमारे फ्लैटेंड सैक्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलली अरेंज हैं, इसको हम बोलते हैं गोल्गी अपरेटस। तो ये कई बार जो होते हैं, समटाइम्स दीज आर कनेक्टेड टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कभी कभार ये इनसे कनेक्टेड भी होते हैं। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ये हमारा गोल्गी अपरेटस है। तो अब हम गोल्गी अपरेटस का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का होता है, ये पैरेलल स्टैक्स हैं ये वाले, और इस इन पैरेलल स्टैक्स को हम बोलते हैं सिस्टर्न्स। क्या बोलते हैं? सिस्टर्न्स। ठीक है, तो अब इस गोल्गी अपरेटस का काम क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं?
तो सबसे पहला काम, सबसे इम्पोर्टेंट काम वो ये है कि जो ईआर पर खाना बना, जो मटेरियल सिंथेसाइज्ड हुआ, वो पैकेज्ड होगा और डिस्पैच होगा टू वेरियस टारगेट्स। जहां भी उनकी जरूरत होगी वो इसको पैकेज करके उसको डिस्पैच करेंगे वहां पर, चाहे वो सेल के अंदर हो चाहे वो सेल के बाहर हो। तो वो किसके थ्रू जाता है? वो जाता है थ्रू दी गोल्गी अपरेटस। ठीक है, तो ये एक तरह से हमारे अमेजोन फ्लिपकार्ट है कि एक जगह से सामान उठाया और दूसरी जगह भेजा। और स्टोर एंड पैकेजिंग का तो काम है इसका, इट स्टोर्स एंड पैकेजेस द प्रोडक्ट इन, अगर ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं है तो वो उसको स्टोर भी करके रखते हैं इन वेसिकल्स। और क्या करते हैं ये सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर भी बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स शुगर इज फॉर्म्ड फ्रॉम सिंपल शुगर्स इन इट, इसके अंदर ये भी बनती हैं। और एक और इम्पोर्टेंट काम है, इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए लाइसोसोम्स। अभी के लिए आप ये समझ लो, जो लाइसोसोम्स हैं ये हमारा वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है, यानी सेल के अंदर जो भी वेस्ट बनेगा उसको ये डिस्पोज करेगा लाइसोसोम्स। ठीक है, तो जैसे हम अपना घर का कूड़ा जो है वो घर में नहीं संभाल के रखते, हम उसको बाहर कूड़ेदान में डालते हैं। ठीक है, सफाई करनी होती है हमें भी घर की, वैसे ही सेल की जो सफाई करते हैं वो कौन करते हैं? लाइसोसोम्स करते हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं सेल के अंदर। तो अब यहाँ तक आपको क्या समझ आया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या क्या बना? प्रोटीन, फैट्स और लिपिड्स बने। अब उसको पैकेजिंग और उसकी डिस्पैच का काम कौन करेगा? वो करेगा गोल्गी अपरेटस। और वेस्ट डिस्पोजल का काम करेगा लाइसोसोम्स, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनेल पर, जो कि है हमारे लाइसोसोम्स, जो अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। ठीक है, अब ये सेल के अंदर कहाँ होते हैं, कैसे दिखते हैं? तो ये है हमारा सेल, ये है हमारा न्यूक्लियस, उसके अंदर है ये न्यूक्लियोलस, ये है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हमने किया, ये है हमारा गोल्गी अपरेटस जो कि पैरेलल अरेंज है। अब ये हमारे हैं लाइसोसोम्स। ठीक है, अब धीरे धीरे पता चल रहा होगा सेल के अंदर जो जो बना होता है वो क्या है। तो ये हमारे क्या है? लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स के अंदर आपको ये डॉट्स दिख रहे होंगे, छोटे छोटे सर्कल्स, ये हैं एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। अब ये एंजाइम्स बनते हैं ईआर पर। ठीक है, सिंथेसाइज कहाँ पे होता है? वो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, लेकिन इसके अंदर इसका जो स्टोरेज होता है, उसकी जो पैकेजिंग होती है, वो कौन करता है? वो करता है गोल्गी एपरेटस। ठीक है, इन एंजाइम्स की पैकेजिंग और स्टोरेज जो करेगा लाइसोसोम्स में, वो करेगा गोल्गी एपरेटस। तो अब लाइसोसोम्स क्या हैं? दे आर ए काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। जैसे ही कोई सेल खराब हो गया या बाहर से कोई चीज, फॉरेन मटेरियल कोई आ गया, तो उसको ये डाइजेस्ट कर जाते हैं, ये एंजाइम्स जो हैं उसको ये खा जाते हैं। अगर मान लो सेल डैमेज हो जाता है तो ये लाइसोसोम्स फट जाते हैं और इसके एंजाइम्स जो हैं वो बाहर निकल जाएंगे, तो यही एंजाइम्स अपने ही सेल को खा जाते हैं। तो इसीलिए हम लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सुसाइड कर लिया, इसने खुद के ही सेल को खा लिया। अगर कोई सेल खराब हो जाता है तो ये खुद के सेल को खा जाते हैं, ये बर्स्ट कर जाते हैं, इसके एंजाइम्स बाहर निकल आते हैं और ये एंजाइम्स खुद के ही सेल को खा जाते हैं, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सुसाइड बैग्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। ठीक है, तो ये आपने बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना है, बहुत अच्छे से लर्न कर लेना है इसको कि कैसे ये सुसाइड बैग्स का काम करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑर्गेनेल की तरफ, जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होते हैं सेल के अंदर? अब ये है सेल, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियोलस, ये हो गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये हो गया गोल्गी अपरेटस, और ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं ये है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया।
ठीक है। अब मैं हर स्लाइड के साथ आपको जो जो टॉपिक हम कवर करते जा रहे हैं मैं उनका स्ट्रक्चर आपको सेल में दिखाती जा रही हूँ, और अब आपको भी अच्छे से वो लर्न होता जा रहा होगा, साथ साथ आपको समझने में अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, है ना। तो अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की डिटेल स्टडी। तो ये इस तरह से दिखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं ये डबल लेयर्ड होते हैं, इसकी दो मेम्ब्रेन होती है। ये बाहर वाली एक मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, और ये आप जो देख रहे हो आप, ये है इनर मेम्ब्रेन। जो ये इनर मेम्ब्रेन है इनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्या बोलते हैं इस इनर मेम्ब्रेन को? इसको बोलते हैं हम क्रिस्टे। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये काफी पोरस होती है, यानी इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जबकि जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो डीपली फोल्डेड होती है। आप देख रहे होंगे इसमें कितने सारे फोल्ड्स हैं, तो ये डीपली फोल्डेड होती है, और इन्हीं फोल्ड्स को हम बोलते हैं क्रिस्टे। और ये जो है, क्योंकि इनमें बहुत सारे फोल्ड्स हैं तो इसीलिए ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं ये? लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर मटेरियल्स का सिंथेसिस हुआ, उसकी पैकेजिंग और स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का काम किया गोल्गी अपरेटस ने। उसके बाद जो वेस्ट निकला उसमें से उसका काम किया लाइसोसोम्स ने। अब सेल को अपनी जितनी भी एक्टिविटीज करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो देती है, वो कौन देता है? वो देते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है। अब कैसे ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया ही एक ऐसी ऑर्गेनेल है जहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। सेल का रेस्पिरेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया पर। तो ये ऑक्सीजन एयर से लेते हैं और रिस्पायर करते हैं, और रेस्पिरेशन में हमेशा एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। तो इसीलिए, क्योंकि यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है और इसीलिए यहाँ एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और यहाँ पर एनर्जी रिलीज होती है, और ये एनर्जी जो स्टोर होगी वो होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी एटीपी की? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अब क्योंकि ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं, तो इसीलिए एटीपी का जो जनरेशन होता है वो यहीं पर होता है, इन इनर मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है। अब नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसका अपना खुद का डीएनए होता है। ये आप देख रहे हो ये जेनेटिक मटेरियल, तो इसका खुद का अपना एक डीएनए है। तो इसीलिए हम इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। जिन भी ऑर्गेनेल्स का अपना खुद का डीएनए होगा, यानी कि वो सेल्फ गवर्निंग होगी, तो उन्हें हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल। और इनमें राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में आप ये छोटे छोटे देख रहे हो डॉट्स, इसके अंदर राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये अपने प्रोटीन्स भी बना सकते हैं, क्योंकि राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री होते हैं, तो इसीलिए ये अपना खुद का प्रोटीन भी बना सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलें अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारे प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, या एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। प्लास्टिड्स भी दो तरह के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। अब ये दोनों क्या होते हैं? जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी जितने भी कलर्ड प्लास्टिड्स होंगे वो क्रोमोप्लास्ट होंगे, और जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो होते हैं वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स। लेकिन अगर क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल आ जाता है जो कि ग्रीन कलर पिगमेंट है, तो ये बन जाता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में तो पहले भी पढ़ा है कि ये जो होता है इट इज हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है वो तो आपने पहले ही छोटे होते से पढ़ते आ रहे हो। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यानी प्लास्टिड्स जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड।
और यही वजह है कि प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल, यानी कि जो खाना बनता है वो कहाँ बनता है, प्लास्टिड्स की वजह से बनता है। ठीक है। और ऐसे ही जो ल्यूकोप्लास्ट है, इनका क्या फंक्शन होता है, दे स्टोर स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन हो गया फोटोसिंथेसिस, इसीलिए हम इनको बोलते हैं किचन ऑफ द सेल। ल्यूकोप्लास्ट का फंक्शन हो गया स्टोरिंग स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स। ठीक है। अब हमारा स्ट्रक्चर कैसा होता है प्लास्टिड्स का, प्लास्टिड्स की भी हमारी डबल मेम्ब्रेन होती है। ये वाली जो है ये है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो है ये है हमारी इनर मेम्ब्रेन। तो ये भी हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने किया था कि उसका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं, वैसे ही प्लास्टिड्स के भी खुद की डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। अब जिसका खुद का डीएनए होता है उसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोलते हैं, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया को भी कहा था, ऐसे ही प्लास्टिड भी हमारी सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है। तो अगर एग्जाम में कभी पूछा जाता है नेम एनी टू सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, तो वो है हमारी माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। और क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि इनका खुद का एक डीएनए होता है, दे हैव देयर ओन डीएनए। ठीक है। अब खुद के राइबोसोम्स हैं तो ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर जो ये फ्लूइड होता है इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। प्लास्टिड्स के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। जैसे हमने पहले सेल के फ्लूइड का पढ़ा साइटोप्लाज्म, फिर हमने न्यूक्लियस के फ्लूइड का पढ़ा न्यूक्लियोप्लाज्म। अब ऐसे ही जो प्लास्टिड्स का जो फ्लूइड होता है वो है हमारा स्ट्रोमा। इसके अंदर ये मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। जो अगर एक मेम्ब्रेन है तो इसको बोलते हैं हम थाइलाकॉइड, और अगर इसका स्टैक है, जैसे यहाँ पर 3 मेम्ब्रेन का 3 थाइलाकॉइड का स्टैक है, तो इसको हम बोलेंगे, पूरे स्टैक को हम बोलेंगे ग्रेनम। क्या बोलेंगे, ग्रेनम। एक मेम्ब्रेन को थाइलाकॉइड और उसके ग्रुप को बोलेंगे हम ग्रेनम। ठीक है। तो प्लास्टिड्स के बारे में इतना ही था। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा वैक्यूल्स। अब वैक्यूल्स क्या होते हैं, वैक्यूल्स को हम बोलते हैं स्टोरेज सैक्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। कि जैसे कोई खाना है, कोई लिक्विड कंटेंट है, उसको स्टोर करके रखना है, तो वो कौन करता है, वो करते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल हमारे दोनों में ही प्रेजेंट होंगे, एनिमल सेल में भी और प्लांट सेल में भी, लेकिन इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये आप देख रहे हो, ये एनिमल सेल है और ये हमारा प्लांट सेल है। प्लांट सेल में ये बहुत बड़ा वैक्यूल है। तो प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है और वो बहुत ही बड़ा होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं और वो बहुत सारे होते हैं, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो एनिमल सेल में हैव स्मॉल साइज्ड वैक्यूल्स। ठीक है। जबकि प्लांट सेल में इट हैज अ वेरी लार्ज वैक्यूल। प्लांट सेल में जो ये वैक्यूल होता है ये सेंटर में होता है, जबकि एनिमल सेल में ये जो वैक्यूल्स होते हैं ये स्कैटर्ड होते हैं थ्रू आउट दी साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, कोई कहीं होगा, ये इस तरह से फैले होते हैं। तो वैक्यूल्स की शेप है, जो उसका साइज है, जो उसकी लोकेशन है, ये दोनों में ही डिफरेंट होती है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि वैक्यूल्स क्या हैं, और ये भी देख लिया कि एनिमल सेल में और प्लांट सेल में ये कैसे वेरी करते हैं, कि क्या इनके साइज में डिफरेंस होता है और क्या ही इनकी लोकेशन में डिफरेंस होता है। तो अब हम इसका देख लेते हैं फंक्शन क्या होते हैं। सबसे पहला तो फंक्शन ये है कि जो प्लांट सेल में वैक्यूल्स होते हैं इनमें सेल सैप भरा होता है। सेल सैप मतलब लिक्विड कंटेंट भरा होता है बहुत ही ज्यादा, जो कि एक सेल को रिजिडिटी देता है। तो प्लांट सेल में क्योंकि ये बहुत बड़ा वैक्यूल है जिसमें कि सारा लिक्विड कंटेंट भरा हुआ है, तो ये क्या देता है, प्लांट सेल को रिजिडिटी देता है। और ये काफ़ी चीज़ें स्टोर कर सकता है, जैसे अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, सम प्रोटीन। अगर आ जाए वैक्यूल्स में क्या क्या स्टोर होता है, तो वो है हमारे अमीनो एसिड्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड और कुछ प्रोटीन्स। अब जैसे जो सिंगल सेल्ड होते हैं, जैसे अमीबा, उसमें एक ही सेल होता है,
तो उसके अंदर जो वैक्यूल होता है उसमें वो खाना अपना स्टोर करके रखता है। अमीबा जो खाना लेता है वो लेता है एंडोसाइटोसिस के थ्रू, ये हमने पढ़ा था एक प्रोसेस जिससे वो बाहर से अपना खाना अंदर की तरफ खींचता है। तो वो जो फूड स्टोर करके रखता है वो वैक्यूल में अपना फूड स्टोर करता है। और अगर उसको कुछ वेस्ट भी निकालना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को, तो वो वैक्यूल्स के थ्रू निकालता है। तो ये वैक्यूल्स के हमारे कुछ फंक्शंस थे। तो चलते हैं हम एक क्विक रिव्यू पर। तो हमने कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स पढ़ी हैं, क्या क्या उनका फंक्शन था, कैसी उनकी इमेज थी, ये एक बार हम फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर सिंथेसिस होता था प्रोटीन्स का, फैट्स का। तो इट इन्वॉल्व्स इन सिंथेसिस एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन, ये ऐसा कुछ दिखता था। ये हमने दो तरह के किए थे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरे थे हमारे गोल्गी अपरेटस, वो क्या करते थे, उस खाने की पैकेजिंग और स्टोरिंग में हेल्प करते थे और उसको ट्रांसपोर्ट करते थे जहां भी उनकी जरूरत होती थी। तो इट्स सॉर्ट, पैकेज एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। वो इस तरह के दिखते थे, फ्लैटेंड पैरेलली अरेंज्ड स्ट्रक्चर होते थे। लाइजोसोम्स जो थे वो उसको हम सुसाइड बैग्स कहते थे, यानी कि वो जो वेस्ट होता था उसको बाहर निकालने में हेल्प करते थे। तो इट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, जिसको हम सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं और डाइजेस्टिव बैग्स भी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो हमारा पावर हाउस ऑफ द सेल है, उससे हम एनर्जी मिलती है सेल को। तो इट प्रोड्यूसेस एनर्जी, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर थे हमारे प्लास्टिड्स, प्लास्टिड जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। और प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि प्लास्टिड्स में जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट था हमारा वैक्यूल्स, जो कि हमारे स्टोरेज सैक्स हैं जो खाने को स्टोर करके रखते हैं और रिजिडिटी देते हैं सेल को। ठीक है, तो वो हमारे प्लांट सेल में जो है एक ही वैक्यूल होता है जो कि बहुत बड़ा होता है। एनिमल सेल में बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं लेकिन वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। फिर है हमारे राइबोसोम्स, राइबोसोम्स को जैसे हम बार बार कहते आ रहे हैं कि वो हमारी प्रोटीन फैक्ट्री है और दे हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। फिर है हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमारी ऑर्गेनेल नहीं है, ये हमारा था बेसिक कंपोनेंट ऑफ द सेल, बट हम इसको एक फंक्शन हम इसका देख लेते हैं क्योंकि ये एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल या ड्राइवर ऑफ द सेल। इट कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ द सेल, ये जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होंगी उसको ये कंट्रोल करके रखता है। तो इन सब ऑर्गेनल के बारे में हमने बहुत ही डिटेल स्टडी कर लिया है। तो अब हम फटाफट से एक एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस देख लेते हैं। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसका डिफरेंस, और अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है इस टॉपिक को। और बहुत ही आसान है, इसके ज़्यादातर पॉइंट्स आप ऑलरेडी कवर कर चुके हो। सबसे पहली है इसकी शेप। प्लांट सेल जो होता है बड़ा होता है और इसकी फिक्स्ड शेप होती है, क्यूब लाइक शेप, क्योंकि इसमें सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल की वजह से इसको एक शेप जो होती है फिक्स्ड शेप मिलती है। जबकि एनिमल सेल जो होता है वो छोटा होता है और इररेगुलर होती है उसकी शेप, या फिर हम इसको राउंड सा शेप कह सकते हैं। दूसरा, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। नेक्स्ट, यहाँ पर वैक्यूल जो होता है वो सेंटर में होता है और न्यूक्लियस साइड में होता है। ठीक है, जबकि एनिमल सेल में न्यूक्लियस सेंटर में होता है और जो वैक्यूल्स होते हैं वो थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड होते हैं। तो यहाँ पर न्यूक्लियस लाइज ऑन वन साइड और यहाँ न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर। ठीक है, यहाँ पर वन लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होता है जो कि सेंटर में होता है, जबकि एनिमल सेल में मेनी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट विच आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। अब माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो प्लांट सेल में होते हैं ये कम होते हैं जबकि एनिमल सेल में ये बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन फ्यूअर नंबर्स इन प्लांट सेल, वेयर इज एनिमल सेल दे आर प्रेजेंट इन लार्ज नंबर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज प्लास्टिड्स, वो भी अभी जस्ट हमने किया कि प्लास्टिड जो होते हैं वो सिर्फ प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट सेल, वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, तो इतना ही डिफरेंस था। ज्यादातर पॉइंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, सिर्फ एक आधा पॉइंट होगा जो हमने नहीं किया होगा, तो इसको भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। तो अब हम कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इन ऑर्गेनेल से रिलेटेड, ताकि आपको टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले व्हाट इज सेल सैप, जैसे अभी हमने किया था कि प्लांट्स में जो वैक्यूल्स होते हैं वो सेल सैप से भरे होते हैं। तो वो सेल सैप है क्या?
सेल सैप जो होता है वो लिक्विड कंटेंट होता है, तो लिक्विड कंटेंट इन द वैक्यूल्स ऑफ प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल सैप, जो कि उसको एक रिजिडिटी देता है प्लांट्स को। और उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या होता है वैक्यूल्स में, ये भी हमने अभी डिस्कस किया। अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एसिड, शुगर्स, ये सब जो है वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द सेल। प्रोटीन्स की बात की जा रही है, तो प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, फटाफट से बताओ, प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं राइबोसोम्स को। तो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द सेल एंड सो दे आर आल्सो कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री। और ये राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, या तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होंगे या फिर ऐसे ही सेल में स्कैटर्ड होंगे। तो जहां भी राइबोसोम्स होंगे वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ सेल इफ देयर वर नो गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है और वो पूछते हैं कि अगर ये ऑर्गेनेल नहीं है तो सेल का क्या होगा, तो वहां पर आपने क्या करना है, उस ऑर्गेनेल का फंक्शन लिखना है कि उसका फंक्शन क्या होता है, तो उसके बिना ये फंक्शंस नहीं होंगे। और लास्ट में आप लिख देना कि इसके बिना जो है सेल विल डाई। तो यहाँ पर गोल्गी अपरेटस का है, तो गोल्गी अपरेटस क्या करता है, पैकेज करता है, स्टोर करता है और ट्रांसपोर्ट करता है प्रोटीन्स को। तो द गोल्गी apparatus package protein in the vesicle before sending them to where they needed. If the Golgi complex is not there, packaging and transport would not happen, वो नहीं होगा, पैकेजिंग नहीं होगी। और क्या करता है गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। तो मोर ओवर देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम्स नहीं बन रहा, एक तो क्या होगा, वेस्ट जो होगा वो सारा का सारा सेल में इकट्ठा हो जाएगा, विच विल कॉज द एक्यूमुलेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। और ट्रांसपोर्टेशन भी रुक जाएगा प्रोटीन्स का, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इट लीड्स टू सेल डेथ। तो लास्ट में आपने यही लिखना है, इट अल्टीमेटली लीड टू सेल डेथ। किसी भी ऑर्गेनेल के बारे में आप आ जाए तो आपने उसका फंक्शन लिखना है, फिर लिखना है अगर वो नहीं होगा तो ये फंक्शंस नहीं होंगे, एंड दैट लीड्स टू डेथ ऑफ सेल। ऐसे ही आ गया, व्हाट वुड हैपन इफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन। तो यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन लिखना है, फिर हम लिखेंगे कि ये काम नहीं होगा, और फिर लास्ट में वही कि अल्टीमेटली सेल विल डाई। तो plasma membrane is the selectively permeable membrane. It allow the entry and exist of some selected material of the cell. If it ruptures, तो अनवांटेड मटेरियल जो होंगे वो बाहर से अंदर आ जाएंगे, और जो अंदर यूजफुल मटेरियल है वो बाहर इजीली चले जाएंगे, जिससे कि सेल की कोई भी एक्टिविटी ठीक से नहीं हो पाएगी, वो खराब हो जाएंगी और सेल जो होगा वो डाई कर जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट वुड हैपन इफ न्यूक्लियस इज रिमूव्ड। अब न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस तो ब्रेन ऑफ द सेल है, वो सारी की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो न्यूक्लियस के बिना सेल क्या हो जाएगा, जैसे एक कार होगी विदाउट अ ड्राइवर, तो उसका कोई भी काम ठीक से नहीं हो पाएगा, एंड हेंस द सेल विल डाई। तो इस तरह से आपने ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना है। तो चलते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर। तो अब सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन है कि जब मदर सेल से दो या दो से ज्यादा डॉटर सेल बनते हैं उसके खुद के जैसे, उसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। अब ये सेल डिवीजन होता कब है, ये बेसिकली दो केस में होता है। फर्स्ट केस है कि जैसे सेल को ग्रो करना है या पुराने सेल्स को, जो डेड सेल्स हैं उसको रिप्लेस करना है। दूसरा है रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो दो तरह का सेल डिवीजन हो गया, एक ग्रो और रिप्लेस करने के लिए, दूसरा रिप्रोडक्शन के टाइम पे। तो इनको हमने नाम दिया माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस जो है वो सेल डिवीजन है टू ग्रो और टू रिप्लेस डेड और इंजर्ड सेल्स के लिए, और जो मियोसिस है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स इन रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस कर लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ हम दोनों का एक डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से। ये हमारा माइटोसिस है, ये हमारा मियोसिस है। तो अगर हम माइटोसिस देखें, इसमें हमें 4 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, इससे 2 डॉटर सेल बने, ये पेरेंट था, इससे 2 डॉटर सेल बने।
तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, यानी कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि जितना पेरेंट में था उतने ही डॉटर सेल्स में आए। और इससे कितने डॉटर सेल्स बन रहे हैं? 2 डॉटर सेल बन रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एज दी पेरेंट सेल। और माइटोसिस किस में हेल्प होता है? इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू, ठीक है। ये जो माइटोसिस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ इंजर्ड टिश्यू, ये तब होता है सेल डिवीजन। लेकिन रिप्रोडक्शन के टाइम पर ये डिवीजन होता है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस। अब यहाँ पर देखो ये 4 है, यहाँ पर डॉटर सेल में कितने आए? 2 आए, यानी कि जितने क्रोमोसोम पेरेंट में थे उसके आधे आए डॉटर सेल्स में। तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। और यहाँ पर डॉटर सेल कितने बने हैं टोटल? 1 2 3 4। तो यहाँ पर डॉटर सेल्स कितने बने? 4। जैसे माइटोसिस में 2 डॉटर सेल बने थे, मियोसिस में बने हैं 4 डॉटर सेल्स। यहाँ पर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, यहाँ पर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब क्योंकि यहाँ पर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल मतलब जो घट गए हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स, यानी कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर रिप्रोडक्शन। तो यही दोनों में बेसिकली डिफरेंस है, ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है अपने एग्जाम्स के लिए। तो हमारा चैप्टर यहाँ पर आज खत्म होता है, ये हमारा लास्ट टॉपिक था। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन, बाय, टेक केयर।